हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। लास्ट 2 क्लासेस में हम इसके ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर और हीट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, अब इस चैप्टर में हमारे पास एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। आपके पास जो रजिस्टर्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेजिस्टेंस होगा। उन रजिस्टर्स को आप एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उस बेसिस पर हमारे पास यहाँ पर दो तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। और इसमें भी हमारे पास जो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, आपके पास जितने भी रजिस्टर्स हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट रहते हैं। एंड टू एंड कनेक्ट रहने का मतलब क्या है, मान लो ये मेरे पास पहला रजिस्टर है, ये इसका फर्स्ट एंड, ये इसका सेकंड है। ये इसका रेजिस्टेंस मैं बोल देती हूँ, ये आर ए है। जो दूसरा रजिस्टर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है आर बी, और ये इसका पहला एंड, ये इसका दूसरा एंड। जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, दूसरे रजिस्टर का फर्स्ट एंड पहले रजिस्टर के सेकंड एंड से कनेक्ट करते हैं। मतलब ये आर ए, ये आर बी, ये आर ए का फर्स्ट एंड और ये आर बी का सेकंड एंड। ठीक है, ये यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन आ गया, फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड एंड और सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ पर बनाऊं इन अ सिंपल वे, ये मेरे पास फर्स्ट रजिस्टर आ गया, ये सेकंड रजिस्टर आ गया, और ये दो पॉइंट्स के बीच में हमने इनको कनेक्ट कर दिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्शन। ओके, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, ये सेम इसी एग्जांपल पर आ जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर ए, सेकेंड का है आर बी। इनको जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, इनके जो फर्स्ट एंड हैं वो किसी एक पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं। मान लो यहाँ पर पी है कोई पॉइंट, और जो इनके दोनों के सेकंड एंड हैं, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है एस। ओके, ये उससे कनेक्ट रहेंगे। ओके, तो जब हम दोनों रजिस्टर्स को कुछ इस तरह कनेक्ट करते हैं कि इनके दोनों पहले वाले जो एंड होते हैं, फर्स्ट एंड, वो सेम पॉइंट पर होते हैं, लास्ट एंड भी सेम पॉइंट पर होते हैं, डिफरेंट बट सेम पॉइंट पर। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट से डिफरेंट होगा बट अगेन सेम पॉइंट पर होंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, मतलब सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट एंड फर्स्ट रजिस्टर के सेकंड एंड से कनेक्ट रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये एक तरीका है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने का। ये जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है ये फाइंड करने का। दूसरा वे क्या है, इसमें आप हमेशा देखोगे जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो, करंट रिमेन्स सेम in each register connected in series.
जब आपके पास रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनसे फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो सेम होंगी। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है। जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, ओके, और घूमकर वापस यहाँ आ जाएगी नेगेटिव एंड पर एंड होने के लिए। मान लो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है, तो यहाँ से होते हुए जब वो इस रजिस्टर में जाएगी तो भी कितनी रहेगी, आई करंट। यहाँ इस रजिस्टर में एंटर करेगी तो भी आई ही रहेगी, जब इससे एग्जिट होगी तो भी आई ही रहेगी। दोनों रजिस्टर्स में कितनी करंट फ्लो हो रही है, सेम करंट फ्लो हो रही है। दैट्स मीन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को देखो, इंफॉर्मेशन ये है कि जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वहां पर करंट सेम रहेगी, बट इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज कर रहे हो क्वेश्चंस में, रिवर्स ऑर्डर में करके, कि अगर करंट सेम है तो कॉम्बिनेशन सीरीज का है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। मान लो यहाँ पर हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है, यहाँ क्या सिचुएशन रहेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। मान लो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, आई करंट। अब जब ये इस पॉइंट पर आएगी तो अब ये बताओ कि ये इस ब्रांच में जाएगी या इस ब्रांच में। करंट का एक रूल होता है, इसको आप जितनी ब्रांचेस प्रोवाइड कराओगे ये सब में एंटर कर जाएगी। सब में कैसे एंटर करेगी, पार्ट्स में डिवाइड होते चली जाएगी। अगर सिर्फ एक ब्रांच आप इसको दे रहे हो, एक रास्ता दे रहे हो, तो पूरी की पूरी उसी रास्ते पर जाएगी। अगर आपने इसको दो पाथ प्रोवाइड कर दी तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 5 पार्ट्स आपने प्रोवाइड कर दिए तो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इक्वली डिवाइड होगी या नहीं ये डिपेंड करता है उन पार्ट्स में जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है या डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, मान लो इसमें जो जा रही है उसको हम आई ए बोल रहे हैं, इसमें जो जा रही है वो आई बी है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, ये मान लो 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, तो दोनों में जो करंट जाएगी वो भी डिफरेंट जाएगी। अगर ये दोनों सेम होंगे, मान लो दोनों 2 ओम के हैं, तो ये जो करंट है, जितनी भी करंट आ रही होगी इक्वली दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसमें आगे फ्लो होगी। पॉइंट, इस पॉइंट पर आने के बाद सिर्फ एक ही पाथ है इसके पास आगे जाने के लिए, तो ये दोनों फिर से कंबाइन हो जाएगी, क्या बन जाएगी, करंट आई। अब यहाँ से नोट करने वाला पॉइंट क्या है, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो दोनों रजिस्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होती है। ओके, तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हो, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स है उनमें डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो हो रही है, दैट्स मीन वो कैसे हैं, पैरेलल में। ठीक है, या यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ सकता है कि अगर मान लो रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, फिर कैसे पता चलेगा, तो फिर आप उसको थोड़ा सा एक स्टेप बैकवर्ड ले लो। मतलब ये देख लो कि जो करंट है वो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है कि नहीं। ठीक है, जैसे वो जब सीरीज में जाती है तो उसको डिवाइड होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, उसी पाथ में उसको दूसरा तीसरा चौथा सब रजिस्टर्स मिल जाते हैं। अगर वो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इक्वली डिवाइड हो रही है या अनइक्वल है, डजंट मैटर। पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रही है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें आप क्या नोट करोगे, voltage across the both, यहाँ पर दो है इसलिए हम बोथ लिख रहे हैं, रिमेन सेम। मतलब क्या है, आपने इस सर्किट में मान लो 5 वोल्ट की बैटरी यूज की है। ठीक है, और इसमें सिर्फ दो रजिस्टर हैं और दोनों पैरेलल में है,
तो इसके पास कितनी वोल्टेज होगी, मान लो V है, तो इसके पास भी V ही वोल्टेज जाएगी। ठीक है, अगर दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों के पास में सेम वोल्टेज जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास करंट डिफरेंट होगी और वोल्टेज सेम होगी। करंट विल बी डिफरेंट। ओके, बात करें यहाँ पर करंट सेम रहेगी और वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगी। इसके पास कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, इसके पास कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। लेकिन बात करें वोल्टेज की, वो दोनों के पास अलग अलग होगी। इसके पास वी भी, इसके पास मान लो पी के। ओके, क्लियर है? आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूलाज नहीं देखे, सॉरी फॉर दैट। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, नेट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक सर्किट था जिसमें दो रजिस्टर्स थे। आप क्या बोल रहे हो, हम इन दोनों को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दो रजिस्टर्स जितना काम कर रहे थे उतना काम एक अकेला रजिस्टर कर दे। तो ये बता दो कि उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला यूज करके। जितने भी रेजिस्टेंस है उनको आप ऐड कर दो। आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, नेट रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सब इसी रेजिस्टेंस के नाम है। ओके, और यहाँ पर सिर्फ आर भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, एस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये एस उस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितने भी आपके पास रजिस्टर्स हैं उन सबको ऐड कर दो, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस। ओके, बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, आपके पास दो रजिस्टर्स हैं, 1/R पी लिख देते हैं। पी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या करना है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आप आगे भी रिजोल्व करके लिख सकते हो, आर पी इक्वल्स टू R2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बट याद रखना ये फॉर्मूला आप सिर्फ कब यूज करते हो, जब आपके पास दो होते हैं, सिर्फ दो रजिस्टर्स होते हैं, ये वाली फॉर्म आप तभी यूज करोगे। अगर दो से ज्यादा है तो सिंपली आपको यही इसी स्टेप से स्टार्ट करना है। वन बाय R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अगर आपके पास दो रजिस्टर्स हैं, उनको आप पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो, तो आप सीधा ये वाला जो स्टेप है इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास दो से ज्यादा रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पर आप R3 ऐड नहीं करोगे।
आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका एलसीएम लेना है, देन इसको सोल्व करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला में आप R3 ऐड नहीं करोगे, ना ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ना नीचे की साइड में ऐड करोगे। ठीक है, ये कंडीशन कब आती है, जब आप दो रजिस्टर्स जो कि पैरेलली कनेक्ट होते हैं उनका एलसीएम लोगे, मतलब इस फॉर्म का जब आप एलसीएम निकालोगे। अगर 3 रजिस्टर्स हैं तो ये फॉर्म नहीं आएगी। ओके, 3 है या 3 से ज्यादा है, आप सिंपली ये फॉर्म लिखो, उसके बाद उनका एलसीएम लो, जैसे भी आप ले सकते हो, दो दो के पेयर्स बना के, ये तीनों का एक साथ या चारों का एक साथ, जितने भी है। ओके, आपको वहां पर वो यूज करना है। क्लियर है? ओके, तो आपके पास एक ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आपके पास ये जो आरपी आया है, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस, और क्या बोल सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो आपके पास देखो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ये फॉर्मूला आया है, एक ये कंडीशन आई है। ठीक है, दूसरे में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगेन ये एक फॉर्मूला आया है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक नोट आया है जिसमें आपके पास कंडीशन है, इनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। कौन सा यूज करें, देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल। कैसे देखें, देखो सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, इसका ये वाला एंड है। ठीक है, फिर दूसरा एंड इसका यहाँ कहीं होगा। इस वाले 1 ओम के रेजिस्टेंस का भी फर्स्ट एंड यहाँ पर होगा और सेकेंड एंड ये है। जैसे अब अभी हमने देखा था वो सिंपलेस्ट केस था, और ये भी सिंपलेस्ट केस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये जो एंड्स है ये कैसे कनेक्टेड है, एंड टू एंड। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पर अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आपके पास एक और वे है, आप क्या करो, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जहां पर जिन दो पॉइंट्स के बीच में उन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, उनके बीच में आप यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करके देख लो, अपनी साइड से कनेक्ट कर लो। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें आई करंट जाएगी, इसमें भी सेम करंट जा रही है, सेम करंट जा रही है, तो दोनों सीरीज में। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे ये फाइंड आउट कर पा रहे हो कि एंड टू एंड कनेक्ट है, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो आपको दे दिया गया है, तो आप वहां पर बैटरी अपनी साइड से एक बैटरी एज्यूम करो, कनेक्ट करो, और देखो कि जो करंट फ्लो हो रही है वो एक पाथ में फ्लो हो रही है या पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट केस है, इसमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 ओम। ठीक है, बी पार्ट, इसमें देखो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ओम है, सॉरी 1 ओम है, इसकी ये दोनों एंड्स हो गए, 2 ओम के ये एंड्स हो गए, 3 ओम के ये एंड्स हो गए, और ये सब किससे कनेक्टेड है, ए और बी से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह बना देती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, और आपको भी ये स्टेप करके देख लेना है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये दो ए बी पॉइंट्स, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम।
यहाँ इस फिगर को आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब आप इस फिगर को देखोगे जो हमने अभी बनाई है, यहाँ आप श्योर होंगे कि हाँ ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, क्या किया है, ये वाले जो इनके एंड्स हैं, ये वाले जो एंड्स हैं, इनको थोड़ा सा पीछे की साइड मूव करा दिया है। ठीक है, ट्रायंगल सा बना दिया है कुछ इस शेप का। ठीक है, ये पहले एक स्ट्रेट लाइन थी, राइट। इनको ये समझ लो कि आपने स्ट्रेच कर दिया है, थोड़ा सा खींचा है, वो कुछ इस शेप में आ गए हैं, राइट। और यही शेप हमें यहाँ पर चाहिए थी। क्लियर है। अब दूसरा वे, आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, एक बैटरी को कनेक्ट करके देख लो। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, यहाँ पर आके एंड हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन जब ये यहाँ इस पॉइंट पर जाएगी तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये, राइट। मान लो यहाँ जा रही है आई ए, सॉरी I1 बोल देते हैं उसको, इसमें I1 करंट गई है और इसमें I2। अब ये I2 जब यहाँ इस पॉइंट पर आएगी, अगेन इसके पास दो पाथ आ गए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो जो इसमें जाएगी इसको बोल देते हैं I3, और जो यहाँ से होते हुए इसमें जाएगी उसको बोल देते हैं I4। अब आप खुद देखो, इन सब में अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, इसमें I3 है, इसमें I4 है, यहाँ पर I1 है, राइट। जब अलग अलग करंट फ्लो हो रही है तो ये सब पैरेलल में है। ओके, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, क्योंकि 3 रजिस्टर्स हैं, मोर देन 2, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, देखो इस स्टेप के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया है। आंसर कितना है, 11/6। ठीक है, अब अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया है वहां पर तो ठीक है, एग्जामिनर देख लेगा कि इसने 1/RP की वैल्यू निकाली हुई है, जो कि कितना आ रही है, 1/6। लेकिन अगर आपको MCQ दिया गया है और वहां पर आप ये ऑप्शन देखोगे और बाई चांस आपको ये ऑप्शन मिल गया, आपका नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, और वो कितनी आएगी, 6/11 ओम। ठीक है, क्या किया है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, नीचे की साइड में कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस साइड में जो भी है उसको दूसरी इधर ले जाओ, इक्वल की दूसरी साइड में, यहाँ जो भी है इसको इधर ले आओ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6/11। क्लियर है। ओके, लास्ट, इसमें हमारे पास अगेन ए बी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे करें, यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, और कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सीधी सी बात है, हम अगर इसको सीधा सीधा देखने का ट्राई करें एंड टू एंड है या नहीं, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से करंट फ्लो होगी, आई करंट आ रही है। ठीक है, वापस जाएगी तो भी आई ही जाएगी इस ब्रांच में। ठीक है, अब ये जब आई आएगी इस पॉइंट पर, तो इसके पास दो पाथ हैं, एक ये और एक ये, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मान लो ये I1 और यहाँ पर ये I2। ठीक है,
अब यहाँ पर जब ये आई इस पॉइंट पर, तो एक ही पाथ है, तो I2 पूरी की पूरी करंट चली जाएगी इसके पास में। अगेन एक ही पाथ है, I2 पूरी चली गई। यहाँ पर जब I है, इस साइड से I1 आ रही थी हमारे पास, इस साइड से I2 आ रही है, दोनों ऐड होंगी तो अगेन I बन जाएगी। अब ये देखो, यहाँ पर इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2। और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2। ठीक है, ये वाली जो करंट है ये इसकी है, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो क्या करते हैं, इसको हम बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2 और इसको बोल देते हैं R3। क्योंकि इन तीनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि R1, R2, R3 कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो जब हमें ये तीनों सीरीज में मिल गए हैं, तो पहले इसे ही सोल्व कर लेते हैं, राइट। सी पार्ट, R1, R2 and R3 are in सीरीज। ठीक है, जब आपके पास सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन आएंगे, तो आप जहां पर श्योर हो वहां से स्टार्ट करो। ठीक है, पहले उस पार्ट को, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को सोल्व करके सिंपल बना दो, उसके बाद आगे मूव कर जाओ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 तीन रजिस्टर्स हैं, तीनों का हम क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। RS लिख लेते हैं इसको। कितना कितना था यहाँ पर रेजिस्टेंस, सबका 12 है, कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 12, 36 ओम। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास नया रजिस्टर, सॉरी नया सर्किट क्या बचा है, कुछ ये है। इसमें देखो, यहाँ पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको हमने सोल्व कर लिया है, और क्या आ चुका है, 36 ओम। तो इसको हम एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 36 ओम। ऊपर वाला जो सर्किट है उसको एज इट इज रहने देंगे। तो ये हमारे पास नया रजिस्टर आ गया। अब इसमें अगेन देखो, यहाँ पर आपके पास क्या पोजीशंस थी, F एंड C, पॉइंट F, पॉइंट C। यहाँ पर आपके पास I1 करंट फ्लो हो रही थी, और यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रही थी, राइट। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट है, तो दोनों पैरेलल में है। इसको हमने RS बोला था, इसको R4 बोल देते हैं। नाउ RS and R4 are in parallel. So रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, RP लिख लेते हैं इसको, क्योंकि सिर्फ दो ही रजिस्टर्स हैं, तो हम फाइनल वाली फॉर्म यूज कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ओम में। एक स्टेप और कर देते हैं। कितना आ गया यहाँ पर, 9।
तो आपके पास जो सर्किट दिया हुआ था उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, वो कितना आया है? 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं और सबका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1/5 ओम। ठीक है, इस टाइप के आपके पास या इसके जैसे आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स नोट करो, जब आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है? उन जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, सीरीज में जब आप उनको कनेक्ट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, मैक्सिमम वो पूछ रहे हैं, दैट्स मीन वो क्या पूछना चाहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट में आपके पास 5 रजिस्टर्स हैं, सॉरी 4 हैं। सबको ऐड करना है। 1/5 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 4 टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं इसको? मैनुअली आपको यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है, कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे देखो कि 1/5 को हम 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, मतलब 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 4/5 ओम। वहीं अगर आपको क्या पूछा गया है? मिनिमम रेजिस्टेंस, तो वो क्या जानना चाहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 1/r हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r3 प्लस 1/r4। अब देखो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1/5 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ ऑलरेडी 1 है। ठीक है, इसके रेशो में एक और 1 आप लिख सकते हो, ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। 1/r की वैल्यू चल रही है ये 20। कितना आ जाएगा? r इक्वल्स टू 1/20 ओम। किसका आंसर आया है? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मिनिमम रेजिस्टेंस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a battery of 6 volt is connected with a series combination of 5 resistors of 0.1 ohm, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 ohm. How much current would flow through the 0.3 ohm resistor? यहाँ पर आपको क्या दिया है? एक सर्किट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी है, रेजिस्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, करंट वो पूछ रहे हैं, तो सीधी सी बात है करंट तो तभी फ्लो होगी जब वहां पर आप एक उसको कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड करा दोगे। ठीक है, मतलब आप उसको जब एक सर्किट में ले आओगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 5 रजिस्टर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। आपने एक बैटरी यहाँ पर ऐड की है, 6 वोल्ट की बैटरी है, R1, R2, R3, R4 एंड R5। ठीक है, वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 ओम। ओके, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड करंट फ्लो होगी, तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगी। ठीक है,
अब वो क्या जानना चाहते हैं कि जो R3 है, मतलब 0.3 ओम का जो रजिस्टर है उसमें कितनी करंट फ्लो होगी। अब सीधी सी बात है, जब ये सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो सब में इक्वली करंट जाएगी। तो और वो इक्वल करंट भी कितनी होगी, आई। पूरे सर्किट में जितनी करंट फ्लो हो रही है वही करंट R1 के पास जा रही है, वही R2 के, वही R3 के। तो अगर आपको ये जानना है कि R3 में कितनी करंट है, आप किसकी वैल्यू निकाल लो, आई की। कैसे निकाले, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। फ्रॉम V इक्वल्स टू आई आर। V कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 6 वोल्ट। आई आपको चाहिए, R कौन सा ले, R3 वाला ले ले, 0.3 ओम, क्योंकि इसी के तो अक्रॉस पूछा है। ये गलती मत करना। जब हम यहाँ पर I की बात कर रहे हैं, ये I पूरे सर्किट की करंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये पूछ लेते करंट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, तो हम क्या निकालते, I की वैल्यू। अब ये कोइंसिडेंस है इस क्वेश्चन में कि जितनी करंट सर्किट में फ्लो हो रही है वही सेम करंट R3 के पास भी जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइनल रेजिस्टेंस निकालो, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। ओम्स लॉ को यूज करो, वहां से आपके पास करंट आएगी। ये स्टेप आपको पहले करना है, ओके। तो कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि सब सीरीज में है, क्या आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर आ चुका है, सॉरी रेजिस्टेंस आ चुका है फाइनल रजिस्टर का, ओके। अब यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, करंट इन दिस सर्किट, V इक्वल्स टू आई आर यूज करके। इसकी वैल्यू है यहाँ पर 6 वोल्ट, I हमें चाहिए, और R 1.5। यहाँ हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/50, 4 एम्पियर। तो जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो कितनी करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर। अब जब आप इसको आगे फ्लो कराओगे तो आप देखोगे आई करंट ही किस में जा रही है, R3 के पास जा रही है। तो R3 के पास जितनी करंट है वो भी कितनी है, 4 एम्पियर। पॉइंट समझ आया, ठीक है। हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस दे सकते हैं जहां पर आपको जो रजिस्टर है वो सीरीज में दिख रहा है, लेकिन वो पूरे सर्किट में सीरीज में नहीं है, सिर्फ एक छोटे से पोर्शन में सीरीज में है। तो वहां पर आपको ये वाला कंफ्यूजन हो सकता है कि या तो आप R3 जो भी आपके पास पर्टिकुलर रजिस्टर है उसमें करंट निकालो, ठीक है, उसी को आप टोटल करंट लिख सकते हो। मतलब इस तरह की एरर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा ही कुछ करोगे, बट एरर हो सकती है, वो ना हो ये आपको मेक श्योर करना है, और ये मेक श्योर होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, वहां पर प्रॉब्लम्स आएगी, उनको सॉल्व करना है, चीजें रिजोल्व हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, show an arrangement of 3 resistors, each of resistance 10 ohm, so that the combination has a resistance of 15 ohm। क्या बोल रहे हैं, आपके पास 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं जिनका हमारे पास R1 R2 R3 लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना है, सबका इक्वल है 10 ओम। अब ये बोल रहे हैं कि इनको ऐसे कनेक्ट कर दो कि इनका जो रेजिस्टेंस है टोटल कितना आ जाए, 15 ओम, ठीक है। और हमें ये कनेक्ट करके दिखाना है, ओके। तो उसके लिए पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले हमें पता तो चले कि 15 ओम आएगा कैसे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है
कि तीनों को सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर दें 15 आ जाएगा क्या? सबको सीरीज में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 30 ओम। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सबको पैरेलल में कनेक्ट करें अगर, तब आ सकता है क्या? तब भी नहीं आएगा। तब कितना आएगा? 10/3। ठीक है, ट्राई करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आरपी का। ओके, आंसर कितना आ जाएगा? 10/3। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, दो को पैरेलल में कनेक्ट कर लें, कोई भी दो ले लो क्योंकि तीनों सेम ही अमाउंट के हैं। तो R1 एंड R2 लेट्स सपोज आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में होंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? R12 लिख लेते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 10 + 10 20 हो जाएगा, 5 ओम। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो हमारे पास आया है, इन दोनों को आपने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है उसको आपने इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। नाउ R12 is in series with R3। देन अगर आप क्या निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। वन टू थ्री क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। R12 प्लस R3, ये कितना है? 5 ओम। नेक्स्ट 10 ओम, कितना आ गया? 15 ओम। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था कि वो कॉम्बिनेशन यूज करना है जिससे आपके पास जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए? 15 ओम। तो हमने ये रिजोल्व कर लिया है। हमने देखा है कि अगर हम दो रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करें और तीसरे को इन दोनों के साथ में सीरीज में कनेक्ट करें, तो जो फाइनल रिजल्टेंट आपके पास रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? 15। अब इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमें इन्हें वो सर्किट बना के दिखाना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही था कि वो सर्किट, वो अरेंजमेंट कैसा होगा दिखने में। तो हमने क्या किया है, R1 R2 को पैरेलली कनेक्ट करना है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के साथ में हमें R3 को सीरीज में कनेक्ट करना है। ओके, आपके पास ये इतना काफी होगा क्योंकि इतना ही इन्होंने बोला है। बाकी अगर वो बैटरी ऐड करने के लिए बोलते हैं तो आप यहाँ पर एक बैटरी ऐड कर सकते हो। क्लियर है, यही ऑर्डर होगा। ये मेक श्योर करने के लिए हमने इसको निकाला है, R1 R2 को पैरेलली कनेक्ट करके 5 ओम आया है। देन जो कॉम्बिनेशन है R1 R2 का, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, R12, उसको हमने R3 के साथ सीरीज में कनेक्ट किया और देखा तो ये कितना आ गया है? 15। ओके, अब जो अभी तक हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है या सॉल्व किया है, उसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट वही रहता है ना कि जब आप खुद से सॉल्व करने के लिए बैठोगे, मुझे नहीं आइडिया है कि आप किस पॉइंट पर जाकर
अटक जाओगे, स्टक हो जाओगे। ठीक है, आई नो कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट पहले से फिक्स रहते हैं कि स्टूडेंट वहां पर जाकर स्टक हो जाएगा, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि वो किस कॉन्सेप्ट में फंस रहा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट निकल जाते हैं इजिली, और वो स्टक हो जाते हैं बहुत सिंपल सी चीज पर जाकर। ठीक है, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। जितने स्टक पॉइंट यहाँ पर पॉसिबल थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। स्टिल आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू VI ग्राफ A and B for series and parallel combinations of two registers are as shown. State which graph shows series combination and parallel combination. आपके पास यहाँ पर दो ग्राफ हैं, एक ही ग्राफ है उसमें दो कर्व दिए हुए हैं, एक को A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक को B से। तो यहाँ पर ये A और B में से एक सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को। हमें ये बताना है कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, कैसे पता चलेगा? ग्राफ में जब हम देखते हैं तो हम फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्या आती है? एंगल। यहाँ किसका एंगल ज्यादा है? एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। ये एक इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली ग्राफ से। दूसरा IV ग्राफ है। ठीक है, IV ग्राफ है तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेजिस्टेंस के। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? रेजिस्टेंस ऑफ RB इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ RA। सीधी सी बात है, जिसका एंगल ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये हमने अगेन इस ग्राफ से निकाल लिया। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से सीरीज कॉम्बिनेशन कौन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन है। हमने अभी इनिशियली एक क्वेश्चन सॉल्व किया था आज ही की क्लास में, जिसमें उन्होंने क्या पूछा था कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें बताना है, मिनिमम रेजिस्टेंस हमें बताना है। और उसमें मैंने मेंशन किया था कि जब वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, उसमें जो ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा वो कब आएगा? जब आप सीरीज में ऐड करोगे उनको। तो यहाँ पर भी जिसका वैल्यू, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा आ रहा है वो किस में है? सीरीज में है। और जिसका कम आ रहा है वो किस में है? पैरेलल में। क्या किया, ये समझ में आया? IV ग्राफ था, वहां से हमने एंगल और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकाली। IV ग्राफ में जो एंगल्स दिए हुए उनके बीच में रिलेशन निकाली, वहां से हमें पता चल गया कि कौन ज्यादा रेजिस्टेंस का है, कौन कम रेजिस्टेंस का है। अब हमारा काम बस इतना सा बचा हुआ था कि हमें ये बताना था कि जो ज्यादा वाला रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट करके आया होगा या पैरेलल में। तो हमें पता है कि ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करके आता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर RB जो है, या ये वाली जो B वाली लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सीरीज कॉम्बिनेशन को। और जो A वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पैरेलल कॉम्बिनेशन को। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल लाइट बल्ब्स ऑफ रेटिंग 5 वोल्ट 7 watt that can work safely with desired brightness when connected in series with a 240 volt main supply। यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं कि इनके पास कुछ लाइट बल्ब थे, सब की जो वोल्टेज और पावर रेटिंग है वो सेम है। मतलब सबको आप अगर इक्वल अमाउंट में वोल्टेज प्रोवाइड कराओगे तो इक्वल अमाउंट में ही पावर कंजप्शन होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, टोटल वोल्टेज जो प्रोवाइड कराई है वो 240 वोल्ट कराई है। ओके,
और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इन्होंने कनेक्ट कैसे किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर जब आप डेरिवेशन करते हो ना, बिकॉज हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन बेस्ड है, हम यहाँ डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है जो हम इसमें यूज करेंगे ये आप डेरिवेशन में ही यूज करते हो। क्या करते हो, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करते हो तो वहां पर आप ये एक फॉर्मूला पढ़ते हो। सपोज आपके पास 3 रजिस्टर्स थे और उन तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट किया। पहले वाले रजिस्टर के पास वोल्टेज थी V1, दूसरे के पास V2, तीसरे के पास V3। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, मैं आप इजीली समझ पाओ उसके लिए एक फिगर बना देती हूँ। R1, R2, R3, इनके पास R1 के पास V1 वोल्टेज है, R2 के पास V2 और R3 के पास V3। ये हमने मान लिया, ठीक है। आई करंट फ्लो हो रही है। मान लो यहाँ पर मैंने 15 वोल्ट की बैटरी यूज की है, ठीक है। अब ये कंडीशन हम यहाँ पर यूज करते हैं, 3 से ज्यादा होंगे तो वो भी ऐड हो जाएंगे, प्लस V4 प्लस V5। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास कुछ रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो आप उनको जो टोटल वोल्टेज प्रोवाइड कराओगे वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। पार्ट्स में डिवाइड होगी, लेकिन जब आप उन तीनों पार्ट्स को, जैसे आपके पास यहाँ 3 रजिस्टर्स है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 4 होंगे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। जब आप उन 4 पार्ट्स में जो वो वोल्टेज डिवाइड हुए उनको ऐड करोगे तो टोटल आपको यही अमाउंट मिलेगी, ठीक है। मान लो इसके पास जो वोल्टेज गई है वो गई है 5 वोल्ट, इसके पास जो वोल्टेज गई है वो गई है 6 वोल्ट, और इसके पास जो गई है वो गई है 4 वोल्ट। R1 के पास 5, R2 के पास 6, R3 के पास 4 वोल्ट। ये हमने एज्यूम किया है। हमने क्या किया, अब तीनों को ऐड करके देखते हैं। 15 वोल्ट हमने दी थी यहाँ पर वोल्टेज, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, तीनों को ऐड करेंगे फिर से कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। कहने का मतलब क्या है, जब आप यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स लेते हो या इवन आप लाइट बल्ब लोगे, लाइट बल्ब के पास भी अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जब उनको आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आप जो भी बैटरी प्रोवाइड कर रहे हो वहां से आप एक वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। वो वोल्टेज पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ओके। जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड हुई है, जितनी जितनी फॉर्म में हुई है, मान लो 5, 4, 3, 2, जितने भी वोल्ट में हुई है, उन सबको जब आप ऐड करोगे तो अगेन आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, जितने वोल्ट की बैटरी थी उतने ही वोल्ट आपको अगेन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है। इन्होंने बोला है आपके पास कुछ लाइट बल्ब है, उनको आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब वो 240 वोल्ट की आपने, मान लो यहाँ पर एक बैटरी है, वहां से आपने 240 वोल्ट उन्हें वोल्टेज प्रोवाइड करा दी, तो वो 240 वोल्टेज जो है वो उन पार्ट्स में, उन लाइट बल्ब्स में डिवाइड हो जाएगी, राइट। लेकिन जब आप उनकी सबकी वोल्टेज को ऐड करोगे तो फिर से आपको टोटल कितना मिलेगा, 240 मिलेगा, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितनी मिलेगी, 240, लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, जितने लाइट बल्ब आपने यूज किए हैं। कितने लाइट बल्ब यूज किए हैं, ये क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स। वो नंबर ही ये जानना चाहते हैं कि हम कितने लाइट बल्ब को यूज करें कि 240 वोल्ट पर वो सब वर्क कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ लाइट बल्ब हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं और ये n के n यहाँ पर सब वर्क करेंगे, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पर आप
देखो, जब यहाँ पर आप मान लो 3 + 3 + 3 + 3 इसको ऐड करोगे, कैसे ऐड कर सकते हो आप? मैनुअली जाके करोगे, 3 + 3 6 हो गए, 6 में 3 ऐड करोगे। फिर दूसरा वे क्या है, आप 3 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? जब यहाँ पर आपने एज्यूम किया है कि हाँ हम n लाइट बल्ब ले रहे हैं, ठीक है, तो उन लाइट बल्ब की जो वोल्टेज होगी, ठीक है, उनको जब आप ऐड करोगे तो वो भी n टाइम्स आएंगे। वोल्टेज ऑफ V1 फर्स्ट लाइट बल्ब की वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ सेकंड लाइट बल्ब, वोल्टेज ऑफ थर्ड लाइट बल्ब, अप टू वोल्टेज ऑफ nth लाइट बल्ब। क्योंकि सब यहाँ पर सेम रेटिंग के हैं, और कितनी है वो सेम रेटिंग भी, 5 वोल्ट। सब कितनी वोल्टेज कंज्यूम करेंगे, 5 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको 5 को कितनी बार ऐड करना है, n लाइट बल्ब है तो n टाइम्स। और जब आप 5 को n टाइम्स ऐड कर रहे होंगे तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 5 × n। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो लेफ्ट एंड राइट साइड को एक्सचेंज करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। मतलब अगर आप 240 वोल्ट की वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हो, 5 वोल्ट की रेटिंग वाले आप लाइट बल्ब यूज कर रहे हो सीरीज में, तो 48 लाइट बल्ब आप यहाँ यूज कर सकते हो। आप इन लाइट बल्ब को सीरीज में ऐड करोगे, सब वर्क करेंगे प्रॉपरली। क्लियर है? देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको सॉल्व कराने का पर्पज ही ये है कि आपने एक इंफॉर्मेशन ले ली। जैसे यहाँ पर क्या था, लर्निंग के लिए कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग थी वो ये थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक फॉर्मूला सीरीज से आ गया, एक फॉर्मूला पैरेलल से आ गया, एक कंडीशन सीरीज से आ गई, एक कंडीशन पैरेलल से आ गई। अब उन कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे, आपको किस किस तरह से सोचना पड़ेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन करके। ठीक है, तो एक बार वो सब क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाए, आप उस तरह से थिंक कर पाओ, वो मेथड्स को यूज कर पाओ, और फिर उनको प्रैक्टिस करो, तो आपका काम हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा रही हूँ, बट प्रैक्टिस आप ही को करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। A piece of wire of resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then find the value of R divided by R dash. क्वेश्चन देखो, ये मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है, तो लेंथ को हम इस एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं, राइट? इन्होंने क्या किया है, आपके पास एक वायर था, उसको 3 पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड किया है। और कैसे कट किया है, लेंथ वाइज, मतलब इस एक्सिस के अलोंग कट किया है। तो मान लो अगर आपके पास ये एक वायर था, इसको आप लेंथ के अलोंग कट करोगे तो कुछ इस तरह से करोगे, राइट? आपके पास ये एक वायर, ये दूसरा वायर और ये तीसरा वायर। पहले ये पूरा एक वायर था, अब आपके पास ये 3 नए वायर आ गए, तीनों की लेंथ सेम होगी। जितनी पहले थी, पहले L थी, अब भी L ही है। पहले कितना एरिया था यहाँ पर, ये वाला जो थिकनेस वाला पार्ट रहता है, मान लो पहले इसका एरिया था A, ठीक है, क्या अभी भी A ही है? ये वाला पार्ट देखो, नहीं,
अब ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि आइडेंटिकली इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि जो इनिशियली एरिया था वो कितना था, ए, तो अब जो फाइनली आया है, इनिशियल एरिया कितना था, ए, तो फाइनल सिचुएशन में 3 वायर्स है हमारे पास। पहले वायर का एरिया कितना है, a/3, दूसरे वायर का भी कितना होगा, a/3, और तीसरे का भी कितना होगा, a/3। देखो, अगर ये बोलते कि हमने आइडेंटिकली कट नहीं किया है, ठीक है, तो हमें ये एरिया निकालना पड़ता। अभी हमें पता है कि अगर हम एक वायर को 3 पार्ट्स में इक्वली कट करें तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ डिवाइडेड बाय 3, 2 पार्ट्स में करें लेंथ डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही इन्होंने एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर आपके पास जो एरिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर पहले ए था तो अब a/3, a/3 और a/3। तो जो नए वायर्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, तीनों की l है, एरिया कितना है, a/3। इनिशियली जो लेंथ थी वो कितनी थी, l थी, और अभी भी कितनी है, l ही है। पहले रेजिस्टेंस कितना था, r। अब जो रेजिस्टेंस है वो r डैश है और ये हमें निकालना है। कैसे निकालें, ये बोल रहे हैं कि इन तीनों वायर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दो, ठीक है। पैरेलली कनेक्ट करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसे हमें क्या बोलना है, r डैश। लेकिन रेजिस्टेंस निकाले कैसे, हमें तो एरिया और लेंथ दी हुई है, रेजिस्टेंस तो नहीं दिया। लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, 1/ρ L/A। इन्होंने क्या किया है, वायर को कट किया है, मटेरियल चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया पर। क्लियर है, ओके। तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तीनों में से कोई भी एक पेयर यूज कर लेंगे, a1 L1 यूज कर लो, a2 L2 यूज कर लो, इनिशियल वाली सिचुएशन के साथ में। तो इनिशियल सिचुएशन क्या थी, RI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LI डिवाइडेड बाय AI। फाइनल सिचुएशन क्या है, 2 वाला पेयर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर R2 आएगा, L2 आएगा डिवाइडेड बाय A2। L1 A1 भी ले सकते थे, L3 A3 भी ले सकते थे, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम ही। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप डिवाइड करना है, R2 बाय RI, L2 बाय A2 इंटू LI बाय AI। R2 हमें चाहिए, RI कितना है, R है, L2 की वैल्यू कितनी है, L, A2 की वैल्यू कितनी है, A/3, A1 AI A और LI L। R2 की वैल्यू कितनी आई है, 3 टाइम्स ऑफ R। अगर हम यहाँ पर R1 रखें तो वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि उसकी भी लेंथ कितनी है, L है, एरिया A/3 है। अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करें, थर्ड वायर की, तो उसका भी एरिया कितना है, A/3 और लेंथ L है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि R1, R2 और R3 तीनों का जो रेजिस्टेंस है फाइनली वो कितना हो चुका है, 3 टाइम्स ऑफ R। ओके, और अब हमें इन तीनों रेजिस्टर्स को, तीनों वायर्स को पैरेलली कनेक्ट करना है। पैरेलली जो कनेक्ट करके आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे R डैश। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आ जाएगा, 1/3R प्लस
1/3R प्लस 1/3R कितना आ जाएगा 3/3R, 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R। इसको इस साइड लेके जाएंगे, देखो जो इन्होंने पूछा है वो सिचुएशन यही बन गई है, R/R डैश इन्होंने पूछा था वो यही आ चुका है, कितना 1। क्लियर है, वरना तो आप क्या कर सकते हो, वो तो स्टेप बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। वैसे यहाँ से R डैश की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, R आएगी, फिर आप उसको R डैश को R से डिवाइड करोगे या वैसे वैसा R को R डैश से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। एक्स्ट्रा स्टेप करने की नीड नहीं है, ये आपका आंसर है। ओके ओके, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और पूरे सर्किट का निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस बार पूरे सर्किट में बैटरी भी है और ये की भी कनेक्ट की हुई है। ठीक है, ये की ओपन स्टेट में है, ये क्लोज में है, डॉट है तो क्लोज स्टेट में है, मतलब करंट फ्लो होगी। ठीक है, एमीटर भी कनेक्टेड है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट नोट करना, जब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो जो आपके पास सर्किट है उसमें सिर्फ रेजिस्टर्स को रहने दो, बाकी सबको रिमूव करके वायर से कनेक्ट कर दो, सिंपल। उनको हटाओ और उनके प्लेस पर क्या ले आओ, एक वायर। यहाँ एमीटर था, हमने यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दिया, यहाँ की थी, यहाँ भी वायर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ बैटरी थी, इसको भी वायर से रिप्लेस कर दिया है। नाउ ये हमारे पास 5 ओम, ये 10 ओम, 15 ओम, देन ये 60 ओम और ये 40 ओम। देखो इन दोनों की अगर हम बात करें तो देखकर ही पता चल रहा है ये दोनों किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर हम बात करें तो ये दोनों भी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, करंट को फ्लो करा के देख लो। मान लो यहाँ से आई करंट फ्लो होगी, इसमें 5 ओम वाले में तो आई करंट जाएगी, लेकिन इसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो बोल देते हैं, इसमें जो जा रही है उसको I3 बोल देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बाहर आएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर से आई बन जाएगी। यहाँ ये आई करंट जब जा रही है अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अब क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इसको I4 बोल देते हैं, इसको I5। तो यहाँ पर ये फिर से किस में है, पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, जो पैरेलल में है अभी 5 ओम को रहने दो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये दोनों लग रहे हैं और ये दोनों, तो पहले इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं। हियर 10 ohm and 15 ohm are in parallel. So कितना आ जाएगा, 10 into 15 divided by 10 plus 15। इसको बोल देते हैं R1। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो 60 ओम है और 40 ओम है वो भी किस में है, पैरेलली कनेक्टेड है, इसको बोल देते हैं R2। कितना आएगा,
24 ओम। देखो जब इस तरह के आप केसेस सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आपके पास नया रजिस्टर आया है उसको कनेक्ट करके नया सर्किट जरूर बना लेना, क्योंकि फिर आपको चीजें ऑब्जर्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ये सिचुएशन थी, राइट। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से जितनी करंट जाएगी वो पूरी R1 के पास जाएगी, R1 से होते हुए जितनी करंट आएगी वो पूरी R2 से जाएगी। क्या हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अब तीनों में सेम करंट फ्लो हो रही होगी? 5 ओम के पास आई करंट आ रही थी, उतनी ही करंट R1 के पास जाएगी और उतनी ही R2 के पास जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये तीनों रजिस्टर्स किसमें कनेक्टेड हैं? सीरीज में। नाउ all are in series. So सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा? 5 प्लस R1 प्लस R2। R1 कितना है? 6 और R2 कितना है? 24। कितना आ जाएगा ये? 35 ओम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है? 35 ओम। सेकेंड पार्ट में क्या बताना है? टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स ने कितनी करंट प्रोवाइड कराई है। अब ये देखो हमारे पास जो नई सिचुएशन आई है, सर्किट की करंट निकालनी है, मतलब आपके पास जितने भी रजिस्टर्स हैं उनका आपको नेट रेजिस्टेंस पहले निकालना होगा। ठीक है, उन्होंने पूछा हो या ना पूछा हो वो आपको निकालना पड़ेगा। वो इस क्वेश्चन में वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, हम निकाल चुके हैं, तो हम उसको एज इट इज यूज कर लेंगे। क्या था आपके पास सर्किट? 15 वोल्ट की एक बैटरी इन्होंने यहाँ पर कनेक्ट की हुई थी, यहाँ रजिस्टर्स कनेक्टेड थे। ठीक है, यहाँ पर एक की कनेक्टेड थी। ओके, एमीटर को अभी भी रहने देते हैं, हमें सिर्फ करंट चाहिए। और अगर हम कनेक्ट भी करें यहाँ पर एमीटर को तो उससे भी सेम ही करंट पास होगी। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल एमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 0 ओम। और यहाँ पर जो ये रजिस्टर है ये कौन सा है? RS। जितने भी रजिस्टर्स थे उन सबका रिजल्टेंट। तो यहाँ से हम क्या जानना चाहते हैं? I की वैल्यू क्या यूज करेंगे? ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। V कितना है? 15। I कितना है हमें चाहिए? R कितना है? 35। सो I कितना आ जाएगा? 15/35। 3/7 एम्पियर। सेकेंड पार्ट का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 5 ओम, 10 ओम, 40 एंड 60 ओम। अब यहाँ पर देखो, जब हम 5 ओम के अक्रॉस क्या निकालना चाहते हैं? वोल्टेज। ठीक है, 5 ओम के पास करंट कितनी जा रही है? I। ठीक है, I करंट है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। क्या चाहिए इसके पास? वोल्टेज जानना चाहते हैं। क्या करेंगे? अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करना है, लेकिन इस बार जो ओम्स लॉ अप्लाई होगा वो सिर्फ 5 ओम की रजिस्टर के लिए अप्लाई होगा। थर्ड पार्ट में 4, 5 ओम। V इक्वल्स टू IR। V कितना हमें लेना है इस बार? ये हमें फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट 5 ओम के पास जितनी जा रही है, I करंट जा रही है तो पूरा लेंगे। कितना आ जाएगा ये वोल्टेज? 15/7 वोल्ट। तो 5 ओम का जो रजिस्टर है उसको कितनी वोल्टेज मिल रही है? 15/7।
नेक्स्ट वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, जो हमारे पास 10 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो, जो 10 ओम का हमारे पास रजिस्टर है वो 15 ओम के साथ में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली। तो जितनी वोल्टेज इसके पास में होगी, कितनी होगी हमें अभी नहीं पता है, लेकिन जितनी भी होगी इसके पास जितनी होगी इतनी ही 15 ओम के पास में होगी। ठीक है, जब हम उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो हमने यहाँ पर निकाला है R1, उतनी ही वोल्टेज उसके पास जाएगी क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये V आ जाए तो हम क्या बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम। ठीक है, तो क्या करेंगे, R1 को हम यहाँ पर यूज करेंगे, I हमें पता है क्योंकि देखो आप यहाँ पर V निकालना है, 10 आपको पता है, अगर आपको I2 पता हो तो आप ये वाला पेयर भी यूज कर सकते हो, ये वाली वैल्यूज भी यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास I2 भी नहीं है, तो हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पर जो रिजल्टेंट निकाला था 10 और 15 ओम का, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हमें यूज करना है फॉर R1। हम जब V इक्वल्स टू आई आर अप्लाई करेंगे तो V हमें चाहिए, I कितनी है अगेन 3/7, और R कितना है यहाँ पर, R है R1, R1 कितना आया था 6। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ गई, 18/7 वोल्ट। तो R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 18/7 वोल्ट। इतनी वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, 10 ओम की। सो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम कितनी आ जाएगी, 18/7 वोल्ट। और क्योंकि ये किसके साथ पैरेलल में है, 15 ओम के रजिस्टर के साथ में, तो उसके अक्रॉस भी इतनी ही वोल्टेज रहेगी जितनी किसके पास में है, R1 के पास में। ये क्लियर हुआ क्या। अब ये लास्ट पार्ट में आपके लिए इसको छोड़ रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना मुझको। ठीक है, मैं वहां पर आपको वेरीफाई करा दूंगी, बट आपको बताना पड़ेगा, उसी के बाद मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। यहाँ पर आपके पास ये जो 40 ओम है और जो 60 ओम है, ये अगेन कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। अभी तो सीधी सी बात है, दोनों पैरेलल में है तो दोनों के पास जितना भी वोल्टेज जाएगा वो सेम ही जाएगा। ठीक है, पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर, जैसे हमने इस वाले में किया है, इन दोनों का जो पेयर आया, सॉरी जो इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया था R2, उसके पास भी तो सेम वोल्टेज होगी। ठीक है, तो हम वो वाली करंट यूज करेंगे जो इसमें यहाँ पर फ्लो हो रही है, मतलब आई करंट। रेजिस्टेंस R2 यूज करेंगे और V की वैल्यू निकाल लेंगे। वही V की वैल्यू किसके पास होगी, 60 ओम के पास और 40 ओम के पास। क्लियर है, ट्राई करना। Next and last question of the chapter and today's class is, in which circuit will the power dissipated in the circuit be minimum and maximum? देखो यहाँ पर आपके पास 3 सर्किट दिए हुए हैं, और अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तीनों के पास में वोल्टेज सेम है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, यहाँ पर कितना है, दोनों सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। करंट फ्लो होगी तो सेम करंट जाएंगे, सीरीज में ही। यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 I2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपके पास ये पैरेलल में है। ओके, और क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग आएगा, यहाँ पर अलग आएगा, तो तीनों केसेस में जो करंट है वो डिफरेंट आएगी। वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है।
आर भी डिफरेंट है। क्या पूछ रहे हैं? पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, कंपेयर करके बताना है किस में मैक्सिमम होगी और किस में मिनिमम होगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी बताओगे चल जाएगा, बट ये बताना है कि मैक्सिमम किस में है, मिनिमम किस में है। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? कितने फॉर्मूलाज है हमारे पास? P equals to VI, P equals to V square upon R, P equals to I square R। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर जब हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखो पावर तो तीनों में ही है, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज और करंट है, वोल्टेज सेम रहेगी तो पावर सीधे सीधे किस पर डिपेंड करेगी? करंट पर। यहाँ पर जिस सर्किट में करंट ज्यादा होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, इस फॉर्मूला में आते हैं, अगर हम इसको यूज करें, वोल्टेज अगेन सेम है, तो यहाँ पावर किस पर डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस पर। ओके, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम आएगा, मिनिमम आएगा, उसकी पावर मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो करंट दोनों तीनों केसेस में डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी तीनों केसेस में डिफरेंट है, तो इस फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। देखो, इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ आई निकालना होगा, यहाँ पर हमें सिर्फ आर निकालना होगा, इसमें हमें दोनों निकालने पड़ेंगे तब पावर मिलेगी। तो कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा हो गया? ये लेंथी केस कौन सा हो गया? थर्ड वाला। तो हमें ये यूज नहीं करना है, हमें सिंपल सिचुएशन यूज करनी है। ठीक है, तो इन दोनों को यूज कर लेते हैं। इन दोनों में भी कौन ज्यादा सही रहेगा? यहाँ पर देखो आपको आई निकालना है, इसमें आर। आर कैसे निकाल सकते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसका फॉर्मूला लगा दो, आर आ जाएगा। पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, आर आ जाएगा। और बी वाले में तो आपको पता ही है आर की वैल्यू कितनी है, एक ही रजिस्टर है, 5 है। अगर ये वाला यूज करें, आई निकालना पड़ेगा, वी है, पहले टोटल आर निकालोगे उसके बाद आई निकालोगे, यहाँ पर भी आई फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर भी आप पहले टोटल आर निकालोगे फिर आई निकालोगे। मतलब अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें तो एक्स्ट्रा स्टेप तो एक इसमें भी होगा। तो बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा अगर हम इस फॉर्मूला को यूज कर लें? ठीक है, तो इसी को यूज कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो सिचुएशन है उसमें जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में है, 5 + 5 कितना आ जाएगा? 10 ओम। ठीक है, तो पावर कितनी आएगी? 12/12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर आपके पास अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ये है। यहाँ पर नेक्स्ट में रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, तो पावर कितनी आ जाएगी? 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, थर्ड थर्ड केस क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू अगेन 12 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? क्योंकि दोनों यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू 1/5 + 1/5 इक्वल्स टू 2/5। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। तो यहाँ पर ये कितना आ गया? 5 × 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन होगा, मिनिमम कौन होगा? बी और सी में देख लो, बी और सी की अगर हम बात करें तो पावर किसकी ज्यादा है और किसकी कम है? पी सी की ज्यादा है एज कंपेयर टू पी वी। ठीक है, यहाँ पर ये 2 टाइम्स आ रहा है इस पूरे का और यहाँ पर 1 टाइम है, तो पी वी कम होगा, पी सी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो ए और सी में, सॉरी ए और बी में कंपेयर करो,
देखो आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको सोल्व करो और वहां से कंपेयर करके आंसर निकाल दो। बट अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, सिर्फ कंपैरिजन पूछा है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे नीचे की साइड जब वैल्यू कम होगी तो पावर ज़्यादा आएगी, ठीक है। वैल्यू अगर नीचे की साइड बढ़ गई तो पावर कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिनेरियो में पावर आएगी वो कम होगी, सेकंड में ज़्यादा होगी, तो ये यहाँ पर ऑर्डर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में सबसे कम पावर आएगी, उससे ज़्यादा पावर आएगी बी में, और उससे ज़्यादा आएगी सी में। तो मैक्सिमम किस में आ रही है, इन केस सी, और मिनिमम किस में आ रही है, इन केस ए। क्लियर है? ओके। ओके देन, इसी के साथ हमारा होता है ये चैप्टर कंप्लीट, और हमारे यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपका थोड़ा सा बाकी है इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। यहाँ से आपके पास जितने भी फॉर्मूलाज आए हैं उन्हें एक अलग पेपर पर लिख लो, उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, लिख कर प्रैक्टिस करो, उनमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर करो कि जब आप एग्जाम में जाके बैठो तो वहां पर आप फॉर्मूला ही गलत ना लिख दो, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये प्रैक्टिस करना है। आपके पास पीवाईक्यूज है, सैम्पल पेपर है, वहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना, ये स्किप नहीं होने चाहिए, वरना अभी तक आपने जितनी मेहनत की है वो सब बेकार हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।